दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा अंदाज लगाया जा रहा था कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाला कोई फैसला करेगी, जिस तरह उसने छत्तीसगढ़ में किया, जिस तरह उसने मध्य प्रदेश में किया। तो अगर कहा जा सकता है इस फैसले के बाद जो भजन लाल शर्मा जी के रूप में सामने आया है, मुख्यमंत्री बन गए हैं राजस्थान के, मुख्यमंत्री प्रस्तावित हुए हैं राजस्थान के भजन लाल शर्मा। ये आरएसएस द्वारा प्रशिक्षित एबीवीपी वगैरह जैसे संगठनों में रहे हैं, जो संघ परिवार के प्रमुख संगठन हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहली दफा विधायक बने हैं, यानी प्रशासन चलाने का इनके पास कोई अनुभव नहीं है, कभी मंत्री नहीं रहे, विधायक भी पहली बार बने। हां, महामंत्री पार्टी के जरूर प्रदेश में रहे हैं, लेकिन माना यह जाता है भजन लाल शर्मा जी के बारे में कि इनकी जड़ें आरएसएस में हैं। आरएसएस के एक होल टाइमर, एक कार्यकर्ता भी रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। इनको मुख्यमंत्री बनाए जाने का कहीं से कोई अंदाज किसी को नहीं था। 6-7 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार थे, या दावेदार नहीं थे तो कम से कम उम्मीदवार के रूप में उनको गिनाया जा रहा था। उनमें भी कोई नहीं मानता रहा होगा कि भजन लाल शर्मा सफल होंगे, कामयाब होंगे और मुख्यमंत्री वही बनाए जाएंगे, लेकिन हो गया। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह दौर सियासत का चौंकाऊ दौर है कि सारे फैसले चौंकाने वाले हो रहे हैं। अब इन चौंकाने वाले फैसलों में कितना विवेक है, कितनी लॉजिक है, या क्या इसके पीछे प्रयोग है, या ये महज संजोग है सिर्फ चौंकाने के लिए, ये तो मुझे लगता है गहन अध्ययन का विषय है। लेकिन दोस्तों, मैं एक सवाल जरूर आपके सामने, स्वयं आप भी विचार कीजिए, हम भी विचार करें, देश के अन्य लोग भी विचार करें। एक गंभीर बात है, भारतीय जनता पार्टी में भी लगता है इस विषय पर विचार जरूर हो रहा होगा कि जो पार्टी के स्थापित नेता हैं, उनको नजरअंदाज करके जिस तरह बिल्कुल नए लोगों को, अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव, वो तो खैर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको नया नहीं कहा जा सकता, कई बार के विधायक हैं। विष्णु साय भी उस तरह से नए नहीं हैं। हां, मुख्यमंत्री पद के लिए न मोहन जी का नाम था, न विष्णु जी का नाम था, ज्यादा नाम चर्चा में नहीं था। मोहन जी का तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन भंवर लाल शर्मा का तो नाम होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसके अलावा कभी भी वो राजनीति में सुर्खियों में नहीं थे, फिर भी वो बन गए। तो अब एक सवाल उठता है कि जो राजनीति में स्थापित लोग हैं पहले से, नेतृत्व के या संघ नेतृत्व के, आप जो भी मानिए, उनके द्वारा जिस तरह उनको नजरअंदाज किया गया है, क्या उनकी नाराजगी, उनका असंतोष राजनीति के मंच पर भी प्रतिबिंबित होगा, रिफ्लेक्ट होगा? क्या वो वाकई किसी रूप में वो सामने आ जाएंगे, या वो दब के रहेंगे? बिल्कुल। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा प्रश्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए आरएसएस की ये पूरी परियोजना है कि 2024 में सत्ता मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जहां उनकी सरकारें हैं, बिल्कुल संघ द्वारा प्रशिक्षित और संघ के निर्देशों पर, डायरेक्ट उसके निर्देशों पर काम करने वाले लोग सत्ता के प्रमुख बने, ताकि वो अगली बार देश की सत्ता जब हासिल करे, बीजेपी के नेता के तौर पे कोई प्रधानमंत्री बने, मोदी जी कंटिन्यू करें या जो भी बने, मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत कर आती है। तो आरएसएस अपने ढंग से शासन का, समाज का संचालन राज्यों में अपने छत्रपों के जरिए, अपने मुख्यमंत्रियों के जरिए वो करा सके, जैसा चाहे वैसा कराए। तो ये दो पहलू हैं। क्या बीजेपी के स्थापित जो नेता हैं, नेतृत्व की जो कतारें हैं, क्या वो वाकई नाराज होंगी, असंतुष्ट होंगी, और वो
किसी तरह की गोलबंदी सामने आ जाएगी 2024 से पहले और पार्टी के लिए वो मुश्किलें खड़ी करेगी? एक सवाल तो यह है। और दूसरा सवाल है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और क्या आरएसएस जानबूझकर इन क्षत्रपों को अपनी झोली से निकाल रही है, जिनको भले आप न जाने, जनता न जाने, समाज न जाने, लेकिन जिनको आरएसएस जानता है कि वो कैसे इनके जरिए अपने सोशल कल्चरल एजेंडे को राजनीति के मंच से ज्यादा कारगर ढंग से लागू करा सकती है। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ये राजनीतिक नेतृत्व ने ऐसे लोगों को ज्यादा नहीं चुना है जितना कि आरएसएस ने चुना है। तो ये आज की कहानी है दोस्तों। हमने इस विषय पर एक बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध पत्रकार, जो बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्वयं राजस्थान के रहने वाले हैं, अनुराग चतुर्वेदी जी से बात की। आप सुनिए अनुराग जी और हमारी बातचीत। अनुराग भाई, नमस्कार आपको। और आपके जो प्रदेश में ये जो नया मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा जी का नाम आया है, इनके बारे में पहली बार लोगों ने जाना। मध्य प्रदेश में तो कम से कम मोहन यादव मंत्री रह चुके थे शिवराज जी की सरकार में। इसी तरह से जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने हैं, वह भी कई बार के सांसद रहे हैं, कई बार माने बड़े नेता रहे हैं छत्तीसगढ़ के। कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन भजनलाल शर्मा राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में पहली दफा मुख्यमंत्री बने और पहली दफा विधायक भी बने। तो इस पूरी चयन प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजस्थान को ही क्या पूरे देश को अच्छी तरह समझते हैं। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संगठन के प्रिय पात्र हैं। वो उनको उनकी जो ख्याति है वो आरएसएस के बीच में बहुत है। और वो जयपुर के पास एक उपनगर है सांगानेर, वो निर्वाचन क्षेत्र से, जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी का, जिसको आप कह सकते हैं कि गढ़ है। लेकिन जो भजनलाल जी हैं वो मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। तो ये ब्रज भाषा के ब्रज क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढ है, और ब्रज के भी कुछ इलाके जो भरतपुर और उससे जुड़े हुए हैं, उसके ये मूल निवासी हैं। और ये आरएसएस के ही उम्मीदवार थे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारी चयन प्रक्रिया में जो हम लोग सोचते थे कि आरएसएस एक दरकिनार कर दी गई है, मोदी और शाह ने आरएसएस ने मोदी और शाह के सामने समर्पण कर दिया है, ये बात आज के इन चयनों से गलत साबित हुई है। और क्योंकि अजमेर से जो विधायक हैं देवनानी, तो वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक साथ 4 पैकेज दे दिए गए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री 2 और अध्यक्ष, जैसे ये कोई खैरात बांटी जा रही हो। लेकिन भजनलाल शर्मा एक सरप्राइज उम्मीदवार थे। पहली बार उन्होंने यहां से, वरना भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी सांगानेर से जीते थे, जो कि काफी विद्रोही हो गए थे। वसुंधरा और उनका काफी शुरू में दोस्ती थी, लेकिन मतभेद हो गए। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आज, उर्मिलेश भाई, एक पहली भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मुख्यमंत्री थी, उमा भारती को भी आप मान सकते हैं, लेकिन राजस्थान की पहली जो मुख्यमंत्री रही कई दशकों तक, कई पारियों जिन्होंने खेली, वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको आउट कर दिया, उनको, उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया। आज की, मुझे लगता है, भजनलाल शर्मा के नियुक्त होने से ज्यादा बड़ी खबर मुझे लगता है कि वसुंधरा की राजनीति पे पूर्ण विराम लग गया है। अनुराग भाई, ये वसुंधरा राजे के सामने आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सब हैं? क्या वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगी अपने पुत्र दुष्यंत जी के राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए, या वह वह कुछ अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगी? क्या वो कोशिश करेंगी कि हम फिर से आगे बढ़ें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में,
या वो भारतीय जनता पार्टी के बाहर कोई अपने लिए जगह तलाशेंगी? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से अ, मोदी शाह ने सारी चीजें सेंट्रलाइज की हुई है, केंद्रीकृत की हुई है, उसमें वसुंधरा के पास में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। उनका पुत्र भी एक झालावाड़ से संसद सदस्य है, और उनके साथ जो एक मुझे अभी भी लगता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्होंने जो ललित मोदी के साथ जो उनका नाम जुड़ा था, जो कि एक भगोड़ा होके अभी लंदन में चले गए हैं, वो उनको काफी परेशान कर सकता है। और अन्यथा उनकी कांग्रेसी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके साथ में विधायक भी काफी हैं, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी है और थोड़ा भय भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और उन्होंने सामंतवाद का विकल्प दिया रानी के रूप में चुन भी लिया है, जो कि जयपुर राजघराने की है। और राजस्थान में अगर आप उर्मिलेश जी देखेंगे, तो जो घराने हैं उनकी भी एक हैरारकी है। झालावाड़ और सवाई, ये धौलपुर का जो राजघराना है, क्योंकि वसुंधरा का जो पति परिवार जो था वो जाट परिवार है और ये राजपूत हैं। तो ऐसी स्थिति में धौलपुर जहाँ की वो महारानी मानी जाती है, झालावाड़ में उनका उन राजघराने से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहां के झालावाड़ के जो राजा थे हरिश्चंद्र जी, वो बहुत ही ईमानदार और बड़े ही विद्वान राजा हुआ करते थे, और उनको मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में वो सदस्य भी थे। ऐसी स्थिति में जब दिया कुमारी आ गई हैं, तो वहां का जो सामंत तबका है वो तत्काल जुड़ जाएगा दिया कुमारी के साथ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी सीपी जोशी, जो चित्तौड़ के सांसद हैं, वो भी ब्राह्मण है, भजन लाल जी भी अभी ब्राह्मण है। तो इसमें कुछ जरूर पार्टी और सरकार में अब जब नया परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नेतृत्व देके राजस्थान को संभावनाओं का प्रदेश अपने लिए बना लिया है। तो क्या ये बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा है कि ये आपको लगता है कि चूंकि देश के दूसरे जो और हिस्से हैं जहां बीजेपी की सरकार बनी है, वहां अपर कास्ट से कोई बाई चांस नहीं नेता उभर के आया था? छत्तीसगढ़ में भी नहीं, और वो आदिवासी हैं, और मध्य प्रदेश में ओबीसी हैं। तो ये जो अपर कास्ट में ब्राह्मण एक चीफ मिनिस्टर की तलाश की गई है, माना जा रहा है कि हरदेव जोशी के बाद बहुत वर्षों बाद, 35 या 36 साल के बाद एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान को मिले हैं। तो इसके जरिए क्या यूपी, बिहार या दूसरे और जो हलके हैं, जहां पर आमतौर पे अपर कास्ट का जो पूरा वोट है उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये फील कर रहे थे कि भाई अपर कास्ट से चीफ मिनिस्टर्स कम आ रहे हैं। केवल एक उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी हैं, तो योगी जी के और भी बहुत सारे कारण हैं। वो एक बड़े ताकतवर नेता भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं। एक बार तो उन्होंने बीजेपी को चुनौती दे डाली थी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 2009 के आसपास। तो उनकी अपनी, लेकिन एक ब्राह्मण नेता जिसका कोई नाम नहीं था, कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इनको लाकर आप किसी, जैसे सीपी जोशी को ला सकते थे, आप किसी और बहुत ही व्यवस्थित और सुचिंतित किस्म के ब्राह्मण नेता को ला सकते थे। इनको लाने के पीछे क्या है? क्या ये माना जाए केवल कि आरएसएस की नुमाइंदगी करेंगे, या आरएसएस जो चाहेगा वैसे सरकार चलेगी? आखिर एक अनुभवहीन प्रशासनिक स्तर पर अगर मैं कहूं कि एक अनुभव नहीं होने के बावजूद इनको क्यों लाया गया है, एक यक्ष प्रश्न ये बचा हुआ है। अभी तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल राजस्थान में था, वो मुख्यमंत्री राजपूत को बनाते थे और पार्टी अध्यक्ष ब्राह्मण को बनाते थे। भैरव सिंह शेखावत का देखिए, वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उनके समय में पार्टी के अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी होते थे, जो कोटा के थे। लेकिन ललित किशोर चतुर्वेदी की जब मृत्यु हुई, तो काफी उनका और वसुंधरा का जो रिश्ता था वो उतना मधुर नहीं रहा था, जो कि मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये जो ब्राह्मण नेतृत्व जो है भजन लाल जी के रूप में दिया गया है, तो ये भी है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, हम उसको, उसका सम्मान करते हैं। उसका नाम भी ना हो, लेकिन उसकी जाति महत्वपूर्ण है, न उसके गुण महत्वपूर्ण है, उसका वो किस कुल में जन्मा है ये महत्वपूर्ण है। और लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो
उनकी कोई पैन इंडिया इमेज होगी। अभी तो उनको पैन राजस्थान और भरतपुर की सीमा से भी निकलने के लिए काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान बहुत विविध और मरुस्थल का प्रदेश है। अगर भजन लाल जी ने राजस्थान का, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने 3 बार दौरे किए हैं, उनके साथ कुछ यात्राएं की हैं, लेकिन राजस्थान के जिस तरीके से मुख्यमंत्री हुए हैं हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, तो ये जगन्नाथ पहाड़िया और भजन लाल जी में एक समानता यह है कि वो दोनों एक ही क्षेत्र से आए हैं और वो दोनों ही एक तरीके से केंद्र ने चुने थे, और उनका जो विदाई हुई थी वो भी बड़ी अनसेरेमनियसली हुई थी। आपको याद होगा कि महादेवी वर्मा पे उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी जो कि काफी, तो भरतपुर के जो ब्राह्मण नेतृत्व होता है उसमें समाजवादी पंडित रामकिशन को अभी भी लोग बाग जानते हैं, या राजस्थान में जो ब्राह्मणों का संगठन पे असर है, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी कई वर्षों बाद मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने अभिनव प्रयोगों के लिए जानी जाती है। मोदी शाह अपना राजस्थान में जलवा दिखाना चाहते थे, और मुझे लगता है ब्राह्मण से ज्यादा ये मोदी के प्रिय है, यही उनकी ख्याति रहेगी। इससे ज्यादा वो कोई अपनी जड़ें अभी जमा पाएंगे, ये कहना आज के दिन बहुत कठिन होगा। चलिए अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जी जुड़ने जी के जी। लिए। देखिए राजस्थान की राजनीति में क्या गुल खिलते हैं, वसुंधरा जी क्या करती हैं, अन्य नेता किधर जाते हैं, क्या करते हैं, और ये सरकार कैसे चलाते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।